कि धामी सरकार को 1 साल कल यानी कि 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इस 1 साल में कई तरह की चुनौतियां धामी सरकार के सामने आई, तो ऐसे में 1 साल पूरा होने पर न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें सीएम पुष्कर धामी ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया है और खुद बताया है कि कैसा रहा उनके 1 साल का कार्यकाल। न्यूज उत्तराखंड के एडिटर, आपको बता दें कि अनुपम त्रिवेदी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हमारे न्यूज 18 के उत्तराखंड के एडिटर ने। आप इस पूरी बातचीत को सुनिए। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपने गठन को 1 साल पूरा कर चुकी है और मेरे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 1 साल एक बड़ा मिक्स तजुर्बा रहा होगा आपके लिए कि आप सरकार कुछ ने बड़े कदम भी लाई है, नकल विरोधी अध्यादेश लाई है, महिलाओं के आरक्षण की बात भी आई है, साथ में जो धर्मांतरण को लेकर कानून है वो भी आया है, लेकिन इस बीच जोशीमठ जैसी त्रासदी भी हुई है। एक मर्डर केस को लेकर भी उत्तराखंड काफी चर्चा में रहा है, अंकिता मर्डर केस को। आप अपने कार्यकाल को किस तरीके से एसेस करते हैं 1 साल के? देखिए, हमारे सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, जो भी परिस्थितियां आई हैं, सभी परिस्थितियों में हमने प्रयास किया है कि हम ठोस निर्णय लें, बिना किसी भेदभाव के लें, बिना किसी पारदर्शिता के आधार पर लें, और सरकार जो भी काम कर सकती है और उस समय में जो सबसे अच्छा बेस्ट एफर्ट्स हो सकता है वो हमने करने का प्रयास किया है कि हम अपना सर्वोत्तम दें। और 1 साल के अंदर जो भी समय है उस समय का सदुपयोग हमने राज्य के हित में किया है। एक एक छल और एक एक पण राज्य को समर्पित किया है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, 3 काम अगर आप अपने दर्शकों को बताना चाहें, न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या 3 काम बताना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण काम रहे हैं सरकार के? देखिए, 3 नहीं, अनेकों हमने निर्णय लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो संकल्प के रूप में हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाएंगे। उस पर काफ़ी विस्तार से काम हो चुका है और वो एक बड़ा काम है आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। एक बड़ा काम होगा। धर्मांतरण चूंकि एक हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या थी, उस धर्मांतरण पर रोक लगे। धर्मांतरण जो एक अपराध था, जघन्य अपराध, भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कहीं न कहीं लालच देकर या डराकर, धमकाकर लगातार हो रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त धर्मांतरण का भी कानून हम लेकर आए। उत्तराखंड में आप दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ क्योंकि बीजेपी में पिछले कुछ समय में ये रहा है, बड़ी एग्रेसिव हुई है बीजेपी, उन्होंने बहुत से पार्टियों के नेता अपने वहां लिए हैं, आपकी पार्टी में भी बहुत से सीनियर नेता हैं, 6 तो पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं पार्टी के अंदर। तो इन सब लोगों के बीच में काम करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग या कितना क्या अनुभव रहा, मतलब आपका कुल मिला के? नहीं, सबसे अच्छा है कि देखिए, आयु में छोटा होने से और उससे एक फायदा बड़ा अच्छा है कि मैं सबसे पूछ लेता हूँ और उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों का लाभ मुझे सरकार चलाने में, संगठन में काम करने में, सबके साथ समन्वय करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान होती है। आप जब दिल्ली जाते हैं तो नई नई खुसर फुसर क्यों शुरू हो जाती है? आपने कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है उनके पास शायद कोई काम नहीं रहता है, वो सिर पैर कुछ होता नहीं है, ऐसी बातों को यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। अब 1 साल हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत बार चलाया शुरू से। मैं जानता हूँ कि मेरे को बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे, तभी से बातें प्रारंभ कर दी गई थी। हाल में एक एक्साइज पॉलिसी भी सरकार उसमें लाई है, नई एक्साइज पॉलिसी लाई है। और शराब उत्तराखंड में हमेशा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, कई लोग शराबबंदी की भी मांग करते रहे हैं, लेकिन टूरिज्म स्टेट होने के नाते राजस्व का नुकसान भी स्टेट को होता अगर नहीं होता। आप इस पूरे इशू को किस तरीके से आगे हैंडल करना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी जब सरकार ने शराब सस्ती करी है तो कुछ लोग उसको क्रिटिसिज्म के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, देखिए, शराब सस्ती नहीं करी है। शराब की तस्करी रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इन सभी राज्यों में शराब हमसे बहुत सस्ती है। तो इस कारण से जो कोरोना महामारी के समय में एक उसका आंकड़े निकाले गए, तो कोरोना महामारी के समय में हमारे यहाँ पर 2 करोड़ शराब की बोतलें ज़्यादा बिक्री हुई हैं
और सामान्य स्थितियों में वो 2 करोड़ की संख्या घट गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम शराब बहुत महंगी करते हैं तो दूसरे राज्यों से तस्करी होने का तस्करी होती ही है। उस तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि जिसको शराब पीनी होगी वो कहीं से भी लाकर पिएगा, इसलिए हमने निर्णय किया कि शराब की तस्करी न हो। और शराब अन्य राज्यों से आज भी हमारे यहाँ महंगी है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों से आज भी महंगी शराब यहाँ बिक रही है। तेलंगाना और उत्तराखंड के बीच में बड़ी एक लोग समानता देखते हैं कि वहां भी अभी राजधानी का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। उत्तराखंड में गैरसैंण समर कैपिटल बनी है, लेकिन परमानेंट कैपिटल कहाँ होगी अभी भी फैसला नहीं हुआ है। आपके कार्यकाल में क्या आप इसको लेके कुछ कहना चाहते हैं आगे कि कोई घोषणा करेंगे या कुछ? हमारी सरकार ने देखिए अभी गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन बनाई है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी पर क्योंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ पर पहले से ही, और उसका भी सिस्टमेटिक रूप से भविष्य में विकास हो और ठीक प्रकार से वो स्थान हमारा और डेवलप हो, लोगों की आवाजाही वहाँ पर बढ़े, उसके लिए हम एक पूरा आगे के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। जी, तो बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 को समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रखी हैं आने वाले समय में किस तरीके से गवर्नेंस आगे को बढ़ाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये पूरी बेबाक बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10:26 पर। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया। अजय भट्ट ने धामी सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए और कहा है कि पुष्कर धामी सरकार पूरे नंबर के साथ पास हो गई है। तो ये रक्षा मंत्री अजय भट्ट की ओर से कहा गया है कि पूरे नंबर से पास हो गई है सरकार, चूंकि कल अपना 1 साल पूरा कर रही है पुष्कर सिंह धामी की सरकार। ऐसे में रक्षा मंत्री अजय भट्ट का ये बयान के नेतृत्व में जो काम हमने 1 साल में किए हैं, पहले कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे काम किए और समय कम था, इस समय हमने और अच्छे काम किए हैं। एक एक काम हर तरह, दूर दराज कनेक्टिविटी है, बिजली जो केंद्र ने दी उसमें कोई घर छोटा तो नहीं, उसको भी हम देख रहे हैं, सारी चीज़ें, कहीं लाइट की कमी नहीं है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है, जिसके बाद इन आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। एसटीएफ ने जमानत पर रिहा कुलवीर सिंह, जगदीश गोस्वामी, दिनेश जोशी, चंदन सिंह मनराल, मनोज जोशी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एसटीएफ ने पेपर लीक में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिल गई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत दी गई थी, जिसको एसटीएफ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है और उनकी जमानत को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है। माननीय न्यायालय ने इसमें अभियुक्त को नोटिस जारी किया है। हरिद्वार के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौधरी पर 60 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी थी, जिसमें ये खुलासा हुआ है। वहीं मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि उनके सभी आरोप निराधार हैं। साजिश करके पूरे पैसे को जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उस पैसे को खाने का काम किया है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत मेरे को पेपर मिले हैं जो बता रहे हैं हारे हुए हैं, मैंने उसको परास्त कर रखा है। मेरी जिस क्षेत्र में जीत का मेरी जनता ने उनको वहाँ से उंगली पकड़ कर बाहर निकाल रखा है। मैं तो थके हारे हुए लोग बागा, तो मैं तो प्रस्त है, तो आरोप लगाओगे उनके पास, इसके साथ और क्या कर सकते हैं। टिहरी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ जम्मू का चिरानी गैंग का एक शातिर सदस्य पुलिस के हाथ लगा है। यह अंतर्राज्यीय गिरोह टिहरी में 4 और देहरादून में 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से गैंग के एक सदस्य को पकड़ा है, जबकि इनके 2 साथी मौका देखकर फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से करीब 16 तोला सोने के जेवर और 40,000 नकदी बरामद की है, जिनकी तलाश जारी है। ये गिरोह जम्मू के कठुआ जिले का रहने वाला है। जो कठुआ जनपद का है जम्मू का, वो पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसके पास से लगभग 15 तोले सोना, 15.5 तोले सोना और 40,000 रुपए नकद जो है ये बरामद हुआ है। इसके 2 साथी अभी फरार हैं, वो भी कठुआ जनपद के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मौसम विभाग के अलर्ट की। उत्तराखंड में 24 और 25 मार्च को फिर से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भूकंप और अन्य आपदाओं से बचने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है, जिसमें न किसी ऐप की जरूरत है और न ही फोन में डाटा की। सिर्फ मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए और आप तक पहुंच जाएगी भूकंप की वार्निंग। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भूकंप और आपदा के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी तकनीक लाने जा रहा है जिससे लोगों को आपदा के बाद की तुरंत स्थिति से लेकर अर्ली वार्निंग भी मिल सके। और इसके लिए सिर्फ फोन में नेटवर्क होना चाहिए, ना कोई ऐप डाउनलोड करना पड़े, ना ही डेटा की जरूरत हो। राज्य की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग सेल्फ ब्रॉडकास्ट बेस्ड पब्लिक वार्निंग सिस्टम को लाना चाहता है। अभी तक देश में सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें मोबाइल कंपनी के साथ टाई अप किया जाता है और किसी भी मोबाइल पर इसका वॉइस मैसेज आ जाता है। एक जो नया टेक्नोलॉजी है सेल्फ ब्रॉडकास्ट का, वो कई देशों में उसको इम्प्लीमेंट किया है, जो वो टेक्नोलॉजी है जो कि सारी चीज़ों को ओवरराइड कर देता है। आपके पास 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, रेडियो है, आपकी कम्युनिटी रेडियो है, टीवी है, सारे सबका जो ब्रॉडकास्ट है उसको बंद करके ये ब्रॉडकास्ट ओवरराइड कर देता है सबको। इनके जितने भी बेस स्टेशंस है उत्तराखंड स्टेट में, वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन ऑलरेडी है। तो अगर सरकार चाहती है या फिर अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी चाहती है तो इमीडिएटली ये टेक्नोलॉजी का रोल आउट कर सकती है। यूरोपियन देशों में ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेल टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रहा है और उत्तराखंड में लगातार आने वाली आपदाओं के नजरिए से इसे जरूरी माना जा रहा है। A very rapid dissemination system that can deliver a message to millions of people in seconds. And this is the cell broadcast technology I was talking about. In order to be fully equipped for earthquakes, then we need to deploy also sensors in the ground. हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो मिनटों में मिलियन लोगों तक पहुंच सके। यही सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है। भूकंप के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए हमें जमीन में सेंसर भी लगाने होंगे। राज्य में इस साल 10 बार भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। बरसात आते ही आपदा आएगी, लिहाजा ये फैसला लिया जाता है तो ये बड़ा कदम होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी है। 22 मार्च को शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको बताएं कि 22 अप्रैल को ये शुभ मुहूर्त में कपाट खुलने हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोले जाएंगे। पुरोहितों ने मंदिर के कपाट खुलने का समय 12:35 पर निकाला। इससे पहले 21 अप्रैल को शीतकालीन प्रवास मुखबा से मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। फिर यात्रा रात्रि विश्राम भैरव घाटी मंदिर में करेगी और इसके बाद 22 अप्रैल को 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी में छात्रों ने जन जागरण यात्रा निकाली। वहीं मां गंगा के तट पर केदार घाट में सफाई अभियान भी चलाया गया। विधायक किशोर उपाध्याय ने सीएम के साथ हुई टिहरी लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक को सकारात्मक बताया। अल्मोड़ा में एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
औरंगाबाद में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका। अल्मोड़ा में नवरात्र के पहले कई संगठनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। पूरे बाजार में शोभा यात्रा में कुमाऊनी परिधान में महिलाएं शामिल। नवरात्र के पहले दिन कोटद्वार के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। कोटद्वार में नवरात्र के पहले दिन कलजी खाल में शोभा यात्रा निकाली गई। बिलखेत चौराहे से भुवनेश्वरी मंदिर तक यात्रा। काशीपुर में चैती मेले का शुभारंभ हो गया। डीएम ने बाल सुंदरी मंदिर परिसर में इसका शुभारंभ किया। अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने विधायक मनोज तिवारी का आभार जताया। विधायक ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला सदन में उठाया था। हरिद्वार जिला कारागार में जेल दिवस बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।